नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ एली। आज हमारी इस खास मुलाकात में आपकी मुलाकात हम एक ऐसे पेंटर से करवाने वाले हैं जिन्होंने किसी तरह की कोई तालीम नहीं ली है पेंटिंग के लिए, लेकिन जब वो स्केच करती हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है कि जो देखने वाला है उसको लगता है कि आपने कई सालों तक इसकी तपस्या की होगी और तब जाकर के ये रिजल्ट्स उसमें उकेर करके आप लेकर आ रही हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक रेनाउंड पेंटर मिनीशा भारद्वाज से। मिनीशा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। मिनीशा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप एक पेंटर हैं, तो आपकी शुरुआती दौर के बारे में बात करेंगे कि आपका जो शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत करी आपने पेंटिंग की? मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई है, मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई है, कॉलेज की पढ़ाई यहीं से हुई है। आर्ट का शौक था, कुछ कॉपी के पुराने पन्ने, पीछे के पन्नों में स्केच करती थी, बट कभी सोचा ही नहीं कि इतनी सीरियसली इस तरफ जाऊंगी। एंड बस उसके बाद अपनी पढ़ाई में लगे रहे, सीए में मेजर किया, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हो गए, दिल्ली चले गए, दुबई चले गए। और ब्लॉगिंग का शौक था, पोएट्री करती थी, लिखती थी, पर ये तो मालूम नहीं था कि आर्ट में कहीं ऐसा कोई मुकाम हासिल करूंगी। लेकिन जब आप स्कूल में थे, स्कूल के दौरान जब आप कह रहे हैं कि आप इस तरह की पेंटिंग्स करते थे कागज के पन्नों पर, हम अक्सर बच्चे ये सब किया करते हैं, तो क्या कभी आपके माता पिता ने, आपके स्कूल के टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने कभी आपको इस बारे में कभी आपको प्रोत्साहित किया कि भाई मिनीशा, तुमको तो पेंटर बनना चाहिए, तुम इतना अच्छा स्केच करती हो? या स्कूल की तरफ से कभी कोई एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो जहां आपको अपने इस गुण का पता चला हो? हाँ, मैंने किया था, 9th क्लास तक काफी किया था। मेरी मैम थी मिसेस लाल। जब भी हमारे स्कूल के एग्जीबिशंस और इंस्पेक्शंस वगैरह होते थे तो मेरी मैम मेरी पूरी फाइल खुलवा देती थी, चार्ट पेपर पे लगवाती थी। तो मेरी मम्मा मुझको काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में लेके जाती थी। पापा ने काफी प्रोत्साहित किया था। तो लेकिन फिर वही होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जहाँ 10वीं में आते हैं वो करियर लाइन कहीं और चल देती है। तो बस ये 9वीं तक था, फिर 10वीं के बाद पता नहीं कहाँ हो गया। तो आप अभी क्या कर रही हैं हाल फिलहाल? अभी मैं टोटल फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ, एग्जीबिशंस करती हूँ, इवेंट्स करती हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ क्योंकि मैंने एंजाइटी को फाइट ऑफ किया है आर्ट की ही मदद से। और मैं स्पेशल बच्चों की बहुत हेल्प करती हूँ आर्ट थेरेपी के थ्रू। ये बहुत अच्छी बात है, आर्ट थेरेपी के थ्रू आप बच्चों की, स्पेशल चिल्ड्रन की मदद करती हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ यदि आपके भीतर हुनर है तो उसके साथ यदि आप ध्यान को जोड़ लें तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अलग दिशा में काम कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। आप कह रही हैं कि आपने 9th तक सिर्फ पेंटिंग की है, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग गई। जैसा अमूमन देखा गया है भारत में यही है कि लड़कियां पढ़ गई हैं, अब आगे इनकी शादी होनी है, लेकिन अभी समाज थोड़ा बदल गया है। हाँ। उस पर आप क्या कहेंगी, लड़कियों के बारे में यदि बात करें तो? नहीं, अभी मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बदलाव है। मेरे पास बहुत आते, मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये कला अपने तक नहीं रख रही हूँ, मैं जितना हो सके उतना बांटने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और मैं देख रही हूँ कि काफी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो कि अपनी बेटियों की काउंसलिंग करवाते हैं। आगे बढ़ के फादर मदर वो लोग आते हैं, वो कहते हैं ट्रेनिंग कैसे करनी है, आप इन्हें ट्रेनिंग दीजिए, आप इनको गाइडेंस दीजिए, ये करियर की किस लाइन में। तो ये नहीं होता है कि वो जैसे पुराने जमाने में होता था कि ऊंची से ऊंची सोच भी केवल फैशन डिजाइनर तक रुक जाती थी। आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनिंग, बहुत मल्टी, इतना ज्यादा कुछ है। और उसमें पेरेंट्स का जो मैं देख रही हूँ ना, जो इंटरेक्शन हो गया है और जो जिस तरह से इंस्पायर करते हैं, जिस तरह से अपने बच्चों को आगे लेके, लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं, वो बेहद खूबसूरत नजारा है, बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप जी, तो यहाँ पर भी कुछ हम आपसे सुनना चाहेंगे। जिस तरीके से एंजाइटी आपने कहा कि आप फाइट करके आप आगे आई हैं और अपनी चित्रकारी के थ्रू आपने उसको कम बैक किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, था एक वक्त काफी ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी मुझको, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी। फिर काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि अपने आप को एक वक्त दिया जाए। भगवान ने ये हर तरह की भावनाएं हमको दी है, खुशी दी है, लगाव दिया है, प्यार दिया है, तो दुख भी दिया है। जब हर तरह की भावना को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसमें देयर इज नो हार्म, कोई हार्म नहीं है कि आप रोना चाहें आप रो सकते हैं। तो मैंने कहा ये 4 दिन है मिनीशा तुम्हारे पास, तुम रो,
तुम निकालो, जो दिल में है निकालो, पर 5वां दिन तुमको खड़ा होना है। खड़ा होके अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और इस सारे वेल से बाहर निकल के आना है। जब तुम्हारे अंदर कला है तो ऊपर वाले ने तुम्हें पंख दिए हैं, पंख फैलाओ, परवाज भरो, उड़ो और अपने आसमान का वो टुकड़ा छीन लो, वो उसने तुम्हारे ही लिए रखा है। खुद के प्यार में पड़ो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि दुनिया की कोई शय रोक ही ना सके। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, आगे बढ़ के उसको पकड़ना वो तुम्हारा काम। तो मतलब कहीं ना कहीं यदि आपके अंदर हौसला है, जैसा आपने कहा कि यदि आपके पास हौसला है और साथ में हुनर भी है, तो उस हौसले और हुनर का यदि साथ मिल जाए तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पेंटिंग के माध्यम से आप बहुत आगे तक चली गई हैं। आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रही थी तो आपने कहा था कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही ये शुरू किया है, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप एक आर्टिस्ट बन गई हैं? ये कुछ 6 साल पुरानी बात है। अपने एक बेहद खास दोस्त को मैं कुछ बना के देना चाहती थी, तो मुझे लगा कि चलो पुराने अपना 9वीं क्लास से जो छूटा है उसको दोबारा से पकड़ा जाए। तो मैंने कुछ स्केच वगैरह क्रिएट किया था। तो वो स्केच जब मैंने फेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है, बहुत सही डायरेक्शन में आप उसे ले जाएं तो आपका करियर बना देता है। तो मैंने उसको पोस्ट किया एंड बहुत अच्छे रिस्पांस आए। मैं उन दिनों दुबई में थी, तो काफी लोगों ने देखा, तो दुबई की एक आर्ट कम्युनिटी ने मुझको बुलाया जी। और जब आर्ट कम्युनिटी ने बुलाया तो वहां जब मैं गई तो फिर काफी प्रोत्साहन मिली। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काफी साथ दिया और मुझे आगे बताया कि अब आप आगे इस फील्ड में ऐसे जा सकते हो, आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया। तो दुबई में आपका जो है ये आपकी पहचान वहां से आपको मिली है। मिनीषा भारद्वाज का पुनर्जन्म दुबई में हुआ। दुबई में हुआ है जी। तो अभी भी आप दुबई जाती हैं और अपनी एग्जीबिशंस के माध्यम से वहां पर लोगों को प्रेरित करती हैं? हाँ, मैं अभी भी दुबई जाती हूँ। वहां पर मेरी गैलरीज हैं एंड वहां पर मेरा काम है और मेरी फैमिली है। कितना वक्त लगा आपको अपने आप को इस मुकाम तक? क्या बोलूं, ये बहुत सरियल है, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने आंख खोली और मैं यहाँ थी। अपने आप होता चला गया। तो किस तरीके की पेंटिंग आप करती हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। मुझे सिटीस्केप्स अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि सिटीस्केप एक ठंडी इमारत होती है, मुझे उसमें मजा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बनाए कि सामने खड़ा इंसान उसको देखे और मजबूर हो जाए कि 5 मिनट रुक के कुछ समझूं तो कि इसके भीतर चल क्या रहा था। तो मैं मोस्टली औरतों की बनाती हूँ पोर्ट्रेट और फिगरेटिव, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करती हूँ कि वो किसी ना किसी इमोशन से रिलेटेड होता है। और उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैं एक छोटी सी कुछ पंक्तियां, कुछ पोएट्री भी डाल देती हूँ। आप एक पोएट भी जी हैं, तो जी। उसके बारे में बताएं और कुछ अपनी पोएट्री की कुछ झलकी हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। मैं मेरे पापा की गैलरी थी, लाइब्रेरी, तो ही इज एन आर्डेंट फैन। वो जफर जी और गालिब जी की कविताएं बहुत पढ़ते हैं। तो मुझे याद है जब मेरी छुट्टियां हुआ करती थी तो सब कुछ करा के हम लोग ना पापा की लाइब्रेरी में स्नीक आउट कर जाते थे। फिर वहां जाके मैं बुक्स पढ़ा करती थी। आपको बुक रीडिंग का भी शौक है? बहुत ज्यादा। तो वहीं से ये शौक पनपा शायरी वगैरह करने का। तो ये कह सकते हैं कि ये मुझे पापा से मिला है। तो कुछ सुनाइए आप हमारे दर्शकों को आपका अपना। मैं कोशिश करती हूँ, याद है या नहीं। अंजाम जानता है ना आगाज जानता है, अंजाम जानता है ना आगाज जानता है, मासूम सा परिंदा बस परवाज जानता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि जो एक पोएट होता है उसके अंदर जो चल रहा होता है, मुझे लगता है वही उसके अल्फाजों में भी होता है। सही। तो आपकी बात से मुझे लगा है कि जो आपके भीतर है वही आपके शब्दों में निकल कर आता है। तो जब आप पोएट्री लिखती हैं तो आप उसको कितना एंजॉय करती हैं? बहुत ज्यादा। मेरे लिए मेडिटेशन है, तपस्या है। यही दो हैं जिनके साथ मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। जब आप बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से भागदौड़ भरा हमारा जीवन हो गया है, अपने लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो आप अपने लिए जब आपको वक्त मिलता है तो आप उसमें क्या करती हैं? मैं या तो पेंटिंग करती हूँ या कविताएं लिखती हूँ। पेंटिंग इज योर प्रोफेशन राइट नाउ? नो, इट्स स्टिल माय पैशन। अच्छा, स्टिल माय पैशन, यस। तो क्या आप आगे आने वाले समय में कोई एकेडमी खोलना चाहती हैं? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपको आपकी पेंटिंग को लेकर के?
आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि इस समय मैं जिस मुकाम में हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंट हूँ। मैंने आगे क्या होगा कुछ नहीं सोचा है, जैसे ऊपर वाला चाहेगा चलते चले जाएंगे। लेकिन जो आर्ट आपके पास है, आप उस आर्ट को क्या ये चाहती हैं कि वो आप तक रहे या और लोगों तक पहुंचे, आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी आप ही की तरह उसी दौर की पेंटिंग को बनाएं जो आपके दिमाग में चलती है? इस तरह का क्रिएटिव आर्टिस्ट क्या आप कभी ढूंढने की कोशिश करती हैं? हाँ, मैं अभी क्लासेस दे रही हूँ, मैं कोचिंग दे रही हूँ, पिछले 2 साल से दे रही हूँ। और ये वर्कशॉप्स मैंने न केवल इंडिया में करी है, मैंने दुबई में भी करी है, अबू धाबी, शारजा, हर जगह करी है। तो ये 2 तरह से मैंने बांटी हुई है। एक वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें बच्चे आते हैं, सीख के जाते हैं। और उनमें से कुछ बच्चों को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो कि जिनमें वाकई में कैपेबिलिटीज हैं, हाँ, पैशन है, यस। तो आई एम मेंटोरिंग, आई एम अ मेंटोर ऑफ एज ऑफ नाउ 3 आर्टिस्ट। तो उन 3 को मैं मेंटोर कर रही हूँ, उनको आगे लेके जाती हूँ। उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस है और आप कितना संतुष्ट है उनकी पेंटिंग से? बेहद उम्दा काम है, बहुत अच्छा काम है। एक तो केवल 9 साल की बच्ची है और बहुत अच्छा काम करती है वो, मतलब भगवान ने उसको दिया है उसको, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दिमाग होता है, अपनी सोच होती है, अपना क्रिएशन होता है। तो यदि उसको थोड़ा सा एक मेंटोर मिल जाता है तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। इस तरह की सोच मुझे लगता है आप में है और आप इस तरह से लोगों को टीच भी कर रही होंगी। यही आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक का अपना एक नजरिया होता है जो कि लोग नहीं समझ पाते। ये मैं समझाना चाहूंगी कि कला किसी एक रास्ते पे नहीं जाती है। आप फोर्स मत करो, पिकासो की तरह करो, फ्रीडा की तरह करो, ऐसा नहीं होता है। हर एक के अंदर इनबॉर्न एक टैलेंट होता है, एक अपना तरीका होता है, एक अपना एक ब्रश का स्ट्रोक होता है। तो उस बच्चे को बदलो मत, या अपने अंदर के कलाकार को बदलो मत, उसी को पकड़ के चलो, क्योंकि वो ही तुमको तुम्हारी पहचान देगा। यदि आप किसी बड़े आर्टिस्ट का काम करोगे या उसको फॉलो करोगे तो आप उसको नाम दे रहे हो ना, अपनी पहचान निकालो। अपनी पहचान मतलब जो आपके भीतर का आर्टिस्ट है, उसको बाहर लाने का प्रयास जो है आप कर रही हैं। जैसा आपने खुद को ही एक आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित किया है, आर्टिस्ट के तौर पर, क्योंकि आपने कहा कि आपने कहीं सीखा नहीं है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है जो कि आज आपकी पेंटिंग्स में दिखाई देती है। कौन कौन से वो लोग हैं जिनकी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, जिनके फिगरिक आर्ट जैसा आपने कहा कि मैंने बनाई है, तो कौन कौन से वो लोग हैं और आपको अभी तक कितने सम्मान मिले हैं और कैसा महसूस करती हैं जब आपको सम्मान मिलता है? तो मैंने बेसिकली मैं इमेजिनेशन से बनाती हूँ, लेकिन हाँ, मुझको मोहम्मद बिन राशिद जो शेख हैं दुबई के, उनका पोर्ट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। खलीज टाइम की 40th एनिवर्सरी थी, तो उसमें मुझे ऐसा चारकोल आर्टिस्ट चुना गया था, तो मैंने उनकी पोर्ट्रेट बनाई थी। या मैंने बॉब मार्ले की बनाई, जोकर से बहुत फैसिनेटेड हूँ, बैटमैन वाला, तो उनकी बनाई। अदरवाइज इट्स सोनली अबाउट माई इमोशंस, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो आप अपनी ब्रश के माध्यम से, पेंटिंग रंगों के माध्यम से, बिल्कुल, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो उदासी है, चाहे वो एक्साइटमेंट है, कुछ भी है, तो वो मेरी यही कोशिश होती है। कौन सा इमोशन आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करता है पेंटिंग करते वक्त? मिस्ट्री। यस, मिस्ट्री बहुत ज्यादा। ऐसा कोई आपने प्रोजेक्ट अभी तक किया है? मेरी सीरीज इसी पर है। जो लास्ट सीरीज थी वो इसी के ऊपर है। मतलब औरत के अलग अलग चेहरे और उनमें अलग अलग इमोशंस, लेकिन इट इज वेरी मिस्टीरियस कि आप देखें तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएं अंदर से क्या सोच रही है। एंड पावर, वैसे कहा भी जाता है, बहुत बड़ी कहावत है कि नारी के चरित्र को समझना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है वही आप कह रही है, मिस्टीरियस विमेन जिसको बोलते हैं, वही आपकी सीरीज होगी। अभी तक आपको कितने सम्मान मिले हैं और आप कैसा महसूस करती हैं जब आपको पेंटिंग के लिए सम्मानित किया जा रहा है? तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी कोई अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है, उस दिन सुबह उठ के ऐसे पिंच करती हूँ, ये मेरी लाइफ है, ये मेरे साथ हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। पहला काम जब सिलेक्शन होता है तो मैं फोन उठा के अपने पापा को कॉल करती हूँ, किसी को भी बताने से पहले। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? प्रेरणा स्रोत पूरी फैमिली, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। यस, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि वो फायर इन द बेली, एक पुश जो आपको फैमिली से मिलता है, वो मेरे माँ बाप से बहुत मिला मुझे, बहुत ज्यादा। क्या आप आगे आने वाले जीवन में फुल टाइम अपना पेंटिंग को ही देना चाहती हैं या कुछ और भी करना चाहती हैं? जैसे आपने कहा कि आप पोएट भी हैं, पोएट्री लिखती हैं और आपको पढ़ने का भी बहुत शौक है, या कुछ लिखना भी चाहती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं आगे
केवल अपना पूरा वक्त कला को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि पोएट्री कुछ ऐसा है जो कि मेरा बहुत पर्सनल है, खुद तक ही रखती हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये जरूर चाहती हूँ कि कला की मदद से किसी भी बच्चे की या किसी भी लड़की की यदि किसी भी तरह से मदद हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूंगी और करती आ रही हूँ। अभी तक आपको आपकी पेंटिंग में कितने सम्मान मिले हैं, क्या कुछ बताएंगे आप कुछ? हाँ, मुझको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स से अवार्ड मिला है, फिर मुझको बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड मिला है क्लाइडन को, उसमें मुझे पीपल्स चॉइस कैटेगरी में मिला था, और मेरा आर्ट वर्क रोलेक्स टावर के कलेक्शन हाउस में है अब। मुझे रीजनल लेवल पे भी आर्ट पे चारकोल और इंक टेक्निक्स के लिए अवार्ड मिल चुका है, और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का अवार्ड मिल चुका है, वुमेन अचीवर्स अवार्ड मिल चुका है, और अभी मैं देहरादून आई हुई हूँ अपनी बर्थ प्लेस पे। यहाँ पे मुझे कल लोकमान अवार्ड्स मिला था अपनी आर्ट एक्सप्रेशंस के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। अभी आपको हाल ही में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, कैसा फील करती हैं जब आपको अवार्ड मिलता है और आपकी पेंटिंग के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलती है? तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि इट्स अ बिग जर्नी फ्रॉम बीइंग इनविजिबल टू विजिबिलिटी। तो हर बार अभी भी ऐसा होता है, जब भी पता चलता है कोई इनाम मिलने वाला है तो मैं ऐसे अपने आप को पिंच करती हूँ कि अपने को भरोसा दिलाती कि हाँ, कि ऐसा हो रहा है। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रेरणा मिले, उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो अब आगे जनरेशन आ रही है? यही है कि आप खुद पे भरोसा रखिए, और देखिए, किसी भी एक तरह का भाव जिंदगी में कभी खुशी नहीं देता। तो ये मत सोचिए कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, नहीं, अपनी जिंदगी को रंगीन बनाइए। जितना ज्यादा खुशी जरूरी है उतनी ज्यादा दुख भी जरूरी है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि जब कठिनाइयां आती हैं तभी आप अपने आप को शिखर पे पहुंचाते हो, जब आपको लगता है कि या तो मैं कूद जाऊं या मैं पंख फैलाऊं और उड़ जाऊं। तो बहुत जरूरी है। तो कभी भी ऐसा मत महसूस करो कि हमसे कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ पॉसिबल है, बस अपने दिल में अपने लिए यकीन होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपने दिल पर यकीन होना चाहिए, अपने जज्बे को खुद पहचानिए और आगे बढ़िए, पंख फैलाइए और उड़ने का प्रयास कीजिए। मनीषा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने अपने जीवन के जो भी अच्छी बातें थी उनको हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। तो मनीषा ने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपने अंदर भीतर छुपे हुए आर्टिस्ट को पहचानिए और अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, आगे बढ़िए और अपने मन में हमेशा एक उम्मीद जगा के रखिए कि आप इस काम को कर सकते हैं और अपने देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहिए जिस तरह से मनीषा ने किया। नमस्कार।